कल शाम को हम लोग असजद के साथ तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, तुम्हारी रुखसती भी साथ ही कर देंगे। हाशिम मुबीन ने रात को उसके कमरे में आकर उखड़े हुए लहजे में कहा, बाबा मैं इनकार कर दूंगी, आपके लिए बेहतर है आप इस तरह की ज़बरदस्ती मेरे साथ ना करें। तुम इनकार करोगी तो मैं तुम्हें उसी वक्त शूट कर दूंगा, ये बात याद रखना तुम। वो सर उठाते उन्हें देखती रही। बाबा मैं शादी कर चुकी हूँ। हाशिम मुबीन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं इसलिए इस शादी से इनकार कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं 6 माह पहले शादी कर चुकी हूँ। किसके साथ मैं ये आपको नहीं बता सकती। हाशिम मुबीन को अंदाजा नहीं था कि वो इस औलाद के हाथों इतना ख्वार होंगे। आग बबूला होकर वो इमामा पर लपके और उन्हें एक के बाद दीगर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो चेहरे के सामने दोनों हाथ करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसमें पूरी तरह नाकाम रही। कमरे में होने वाला शोर सुनकर वसीम सबसे पहले वहां आया था। उसने हाशिम मुबीन को पकड़कर जबरदस्ती इमामा से दूर किया। वो दीवार के साथ पुष्ट टिकाए रोती रही। बाबा आप क्या कर रहे हैं? सारा मामला आराम से हल किया जा सकता है। वसीम के पीछे घर के बाकी लोग भी अंदर चले आए। उसने शादी कर ली है किसी से। हाशिम मुबीन ने गम गुस्से के आलम में कहा, बाबा झूठ बोल रही, शादी कैसे कर सकती है? एक बार भी घर से नहीं निकली। ये वसीम था। 6 माह पहले शादी कर ली है इसने। इमामा ने सर नहीं उठाया। नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। वसीम उसकी रग रग से वाकिफ था। इमामा ने धुंधलाई आंखों के साथ उसे देखा और कहा, ऐसा हो चुका है, क्या सबूत है? निकाह नामा है तुम्हारे पास? वसीम ने अक्कड़ लहजे में कहा, यहां नहीं है, लाहौर में है, मेरे सामान में। बाबा मैं कल लाहौर से इसका सामान लेकर आता हूं, देख लेते हैं। वसीम ने हाशिम मुबीन से कहा। इमामा बेख्तियार पछताई। सामान से क्या मिल सकता था? शादी कर भी ली तो कोई बात नहीं, तलाक दिलवा कर तुम्हारी शादी असजद से कराऊंगा, और उस आदमी ने तलाक ना दी तो फिर उसे कत्ल करा दूंगा। हाशिम मुबीन ने सुर्ख चेहरे के साथ वहां से जाते हुए कहा। कमरा आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गया। वो अपने बेड पर बैठ गई। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जाल में फंसने के बाद के एहसास क्या होते हैं। ये एक इत्तफाक था कि निकाहनामे की कॉपी सालार ने उसको नहीं भिजवाई थी। अगर उसके पास होती भी तो तब भी वो उसे हाशिम मुबीन को नहीं दे सकती थी, वरना सालार सिकंदर का नाम निकाहनामे पर देखने के बाद उनके लिए उस तक पहुंचना और उससे छुटकारा हासिल करना मिनटों का काम था। उसके सामान से निकाहनामा नहीं मिलेगा तो उसके इस बयान पर किसी को यकीन नहीं आ सकता कि वो निकाह कर चुकी है। उसने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया और मोबाइल पर सालार को कॉल करने लगी। उसने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। तुम एक बार फिर लाहौर जाओ और जलाल को मेरे बारे में बताओ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना है और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे लिए एक वकील को हायर करो और उससे कहो कि मेरे पेरेंट्स को मेरे शौहर की तरफ से मुझे हब्से भेजा में रखने के खिलाफ एक कोर्ट नोटिस भिजवाए। तुम्हारे शौहर यानी मेरी तरफ से? तुम वकील को अपना नाम मत बताना, बल्कि ये बेहतर है कि अपने किसी दोस्त के जरिए वकील को हायर करो और मेरे शौहर का कोई भी फर्जी नाम दे सकते हो। तुम्हारा नाम वकील के जरिए उन्हें पता चलेगा तो वो तुम तक पहुंच जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहती। इमामा ने उसे ये नहीं बताया कि उसे क्या खदशा है, और ना ही सालार ने अंदाजा लगाने की कोशिश की। उससे बात करने के बाद इमामा ने फोन बंद कर दिया। अगले रोज किसी वकील ने फोन करके हाशिम मुबीन से इमामा के सिलसिले में बात की और उन्हें इमामा को जबरदस्ती अपने घर में रखने के बारे में, उसके शौहर की तरफ से किए जाने वाले केस के बारे में बताया। हाशिम मुबीन को मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं रही थी। वो गुस्से में फंकारते हुए उसके कमरे में गए और उसे बुरी तरह मारा। तुम देख रहे इमामा, तुम किस तरह बर्बाद होगी, एक एक शय के लिए तरसोगी। तुम जो लड़कियां तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करती हैं, उनके साथ यही होता है। तुम हमें कोर्ट तक ले गई हो, तुमने वो सारे एहसान फरामोश कर दिए जो हमने तुम पर किए। तुम्हारे जैसी बेटियों को वाकई पैदा होते ही दफन कर देना चाहिए। वो बड़ी खामोशी से पिटती रही। अपने बाप की कैफियत को समझ सकती थी, मगर वो अपनी कैफियत और अपने एहसासात उन्हें नहीं समझा सकती थी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी को नहीं, हमें जिंदा दरगोर कर दिया है तुमने। सलमा उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी, मगर उन्होंने हाशिम मुबीन को रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी बुरी तरह मुश्तइल थी। वो जानती थी कि इमामा का ये कदम किस तरह उनके पूरे खानदान को मुतासिर करने वाला था, और खास तौर पर उनके शौहर को। तुमने हमारे एतमाद का खून किया है। काश तुम मेरी औलाद ना होती, कभी मेरे खानदान में पैदा ना होती। पैदा हो ही गई थी तो तभी मर जाती, या मैं ही तुम्हें मार देता। इमामा आज उनकी बातों और पिटाई पर नहीं रोई थी। उसने मदाफियत की कोई कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ खामोशी के साथ पिटती रही। फिर हाशिम मुबीन अहमद जैसे थक से गए और उसे मारते मारते रुक गए। उनका सांस फूल गया था। वो बिल्कुल खामोशी से उनके सामने दीवार के साथ लगी खड़ी थी। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, सब कुछ छोड़ दो, उस लड़के से तलाक ले लो और असजद से शादी कर लो।
ہم اس سب کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمہ نے تیز لہجے مجھ سے کہا، نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا۔ امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا، آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ٹھوکریں مارے گی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے۔ جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمہ اب اسے ڈرا رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے امامہ، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجھے یہ سب قبول نہیں، مجھے آپ جانے دیں۔ اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گی، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بیلٹ میں آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی۔ اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اسجد سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمہ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی۔ ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے۔ سالار بے حد محسوس ہوا۔ باقی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی۔ ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس۔ سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ سالار صاحب اس خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں گی۔ ناصرہ نے دل میں سوچا، کس بات پر مارا ہے جی؟ سنا ہے وہ اسجد صاحب سے شادی کرنے پر تیار نہیں، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امامہ بی بی بضد ہیں کہ وہ اسجد صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اس طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوں امامہ بی بی کے لیے۔ بڑی اچھی ہے، ادب لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اس طرح بول رہی تھی، شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھے، کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا۔ اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم مبین جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات ہے، سوچ کی ایک ہی رو میں بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔
नासरा कुछ देर इसी तरह बोलती अपना काम करती रही, मगर फिर जब उसने देखा कि सालार उसकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा और अपने काम में मसरूफ हो चुका है, तो वो कदरे मायूस होकर खामोश हो गई। ये पहले मोहब्बत करने वाले थे जिनका रवैया बेहद अजीब था। कोई इस्तराब, बेचैनी और परेशानी तो उन दोनों के दरमियान नजर ही नहीं आ रही थी, एक दूसरे की तकलीफ का भी सुनकर। शायद इमामा बीबी भी उनके बारे में इस तरह की कोई बात सुनकर उसी तरह मुस्कुराएं, कौन जानता है। नासर ने शेल्फ पर पड़ी एक तस्वीर को उठाकर साफ किया। घर छोड़ देने का फैसला उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और तकलीफ दे फैसलों में से एक था, मगर इसके अलावा उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाशिम मुबीन उसे कहाँ ले जाते और फिर किस तरह उसे तलाक दिलवा कर उसकी शादी असजद से करते, वो नहीं जानती थी। वाहिद चीज जो वो जानती थी वो ये हकीकत थी कि एक बार वो उसे कहीं और ले गए तो फिर उसके पास रिहाई और फरार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये वो बात अच्छी तरह जानती थी कि वो उसे जान से कभी नहीं मारेंगे, मगर जिंदा रहकर इस तरह की जिंदगी गुजारना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जैसी जिंदगी की वो उससे तवक्को और तसव्वुर कर रही थी। हाशिम मुबीन अहमद के चले जाने के बाद वो बहुत देर तक बैठी रोती रही और फिर उसने पहली बार अपने हालात पर गौर करना शुरू किया। उसे घर से सुबह होने से पहले पहले निकलना था और निकलकर किसी महफूज जगह पर जाकर पहुंचना था। महफूज जगह। उसके जहन में एक बार फिर जलालुन नसर का ख्याल आया। उस वक्त सिर्फ वही शख्स था जो उसे सही मायनों में तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था। हो सकता है मुझे अपने सामने देखकर उसका फैसला और रवैया बदल जाए, वो अपने फैसले पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। हो सकता है वो मुझे सहारा और तहफ़्फ़ुज़ देने पर तैयार हो जाए। उसके वालिदैन को मुझ पर तरस आ जाए। एक मौहूम सी उम्मीद उसके दिल में उभर रही थी। वो मदद नहीं करते तब भी कम से कम मैं आज़ाद तो होंगी, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजार तो सकूंगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी और जाऊंगी कहाँ। वो बहुत देर तक परेशानी के आलम में बैठी रही। उसे एक बार फिर सालार का ख्याल आया, अगर मैं किसी तरह उसके घर पहुंच जाऊं तो वो मेरी मदद कर सकता है। उसने सालार के मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया। मोबाइल ऑफ था। कई बार कॉल मिलाई लेकिन उससे राब्ता ना हो सका। इमामा ने मोबाइल बंद कर दिया। उसने एक बैग में अपने चंद जोड़े, कपड़े और दूसरी चीजें रख ली। उसके पास कुछ जेवरात और रकम भी थी। उसने उन्हें भी अपने बैग में रख लिया। फिर जितनी भी कीमती चीजें उसके पास थीं, जिन्हें वो आसानी के साथ ले जा सकती थी और बाद में बेचकर पैसे हासिल कर सकती थी, वो उन्हें अपने बैग में रख दी गई। बैग बंद करने के बाद उसने अपने कपड़े तब्दील किए और फिर 2 नफिल अदा किए। उसका दिल बेहद बोझल हो रहा था। बेसुकूनी और इस्तराब ने उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। आंसू बहाकर भी उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। नवाफिल अदा करने के बाद जितनी आयात और सूरतें उसे ज़बानी याद थी, उसने वो सारी पढ़ ली। बैग लेकर अपने कमरे की लाइट बंद करके वो खामोशी से बाहर निकल गई। लाउंज की एक लाइट के अलावा सारी लाइटें ऑफ थी। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। वो मोहतात अंदाज में चलते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई और फिर किचन की तरफ चली गई। किचन तारीकी में डूबा हुआ था। वो मोहतात अंदाजों में चीजों को टटोलते हुए किचन के उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई जो बाहर लॉन में खुलता था। अकबी लॉन के उस हिस्से में कुछ सब्जियां लगाई गई थी और उस घर में किचन का वो वाहिद दरवाजा था जिसे लॉक नहीं किया जाता था, सिर्फ चटखनी लगा दी जाती थी। दरवाजा उस रात भी लॉक नहीं किया गया था। वो आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। कुछ फासले पर सर्वेंट क्वार्टर्स थे। वो बेहद मोहतात अंदाज में चलते हुए लॉन अबूर करके अपने और सालार के घर की तरफ दरमियानी दीवार तक पहुंच गई। दीवार बहुत ज्यादा बुलंद नहीं थी। उसने आहिस्तगी से बैग दूसरी तरफ फेंक दिया और फिर कुछ जिद्दोजहद के बाद खुद भी दीवार फलांगने में कामयाब हो गई। गहरी नींद के आलम में सालार ने खटके की आवाज सुनी थी। फिर वो आवाज दस्तक की आवाज में तब्दील हो गई थी। रुक रुक कर मगर मुसलसल की जाने वाली दस्तक की आवाज। वो औंधे मुंह पेट के बल सो रहा था। दस्तक की उस आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी थी। वो उठकर बैठ गया और बेड पर बैठे बैठे उसने तारीकी में अपने चारों तरफ देखने की कोशिश की। खौफ की एक लहर उसके अंदर सरायत कर गई। वो आवाज खिड़कियों की तरफ से आ रही थी, यूं जैसे कोई उन खिड़कियों को बजा रहा था, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता, या फिर शायद कोई उन खिड़कियों को टटोलते हुए खोलने की कोशिश कर रहा था। सालार के जहनों में पहला ख्याल किसी चोर का आया था। वो स्लाइडिंग विंडोज थी और बदकिस्मती से वहां कोई ग्रिल नहीं थी। उसकी जरूरत इसलिए महसूस नहीं की गई थी क्योंकि वो इंपोर्टेड ग्लास की बनी हुई थी, जिन्हें आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता था और उन्हें सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। घर के चारों तरफ मौजूद लॉन में वैसे भी रात को कुत्ते खुले होते थे और उनके साथ 3 गार्ड्स भी होते थे, मगर इन तमाम हिफाजती इक़दामात के बावजूद
उस वक्त उस खिड़की की दूसरी तरफ मौजूद छोटे से बरामदे में कोई मौजूद था जो उस खिड़की को खोलने की कोशिश में मसरूफ था। अपने बेड से दबे कदम उठकर वो तारीकी में ही खिड़की की तरफ आया जिस तरफ से आवाज आ रही थी। वो उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत गया और बहुत एहतियात के साथ उसने पर्दे के एक सिरे को थोड़ा सा उठाते हुए खिड़की से बाहर झांका। लॉन में लगी रोशनियों में उसने खिड़की के सामने जिसको खड़ा देखा था उसने उसे हक्का बक्का कर दिया था। ये पागल है, बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। उस वक्त अगर लॉन में फिरते 4 गैर मुल्की नस्ल के कुत्ते उसे देख लेते तो सालार या किसी दूसरे के पहुंचने से पहले ही वो उसे चीर फाड़ कर चुके होते, और अगर कहीं गार्ड्स में से किसी ने उसे वहां देखा होता तो वो भी तफ्तीश या तहकीक पर वक्त ज़ाया करने से पहले उसे शूट कर चुके होते। मगर वो उस वक्त बिल्कुल महफूज वहां खड़ी थी और यकीनन अपने घर की दीवार फलांग कर यहाँ आई थी। होंठ पीछे उसने कमरे की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही दस्तक की आवाज रुक गई थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। पर्दे खींचते ही उसे स्लाइडिंग विंडो को हटा दिया। अंदर आओ जल्दी, सालार ने तेजी से इमामा से कहा। वो कुछ नर्वस होकर खिड़की से अंदर आ गई। उसके हाथ में एक बैग भी था। पर्दे बराबर करते ही सालार ने मुड़कर उससे कहा, वो गॉड से कि इमामा तुम पागल हो। इमामा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग अपने पैरों में रख रही थी। तुम दीवार क्रॉस करके आई हो? हाँ, तुम्हें गार्ड से कुत्तों में से कोई देख लेता तो इस वक्त बाहर तुम्हारी लाश पड़ी होती। मैंने तुम्हें बहुत दफा रिंग किया, तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सालार ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें सूजी हुई और चेहरा सता हुआ था। वो बड़ी सी सफेद चादर लपेटे हुए थी, मगर उस चादर उसके कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी के दाग थे। तुम मुझे लाहौर छोड़कर आ सकते हो? वो कमरे के वस्त में खड़ी उससे पूछ रही थी। इस वक्त? उसने हैरानी से कहा। हाँ, अभी इसी वक्त। मेरे पास वक्त नहीं। सालार ने ताज्जुब के आलम में वॉल क्लॉक पर एक नजर डाली। वकील ने तुम्हारे घर फोन किया था, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ? इमामा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो लोग मुझे सुबह कहीं भिजवा रहे हैं। मैं तुम्हें इसीलिए सारा दिन फोन करती रही, मगर तुमने मोबाइल ऑन नहीं किया। मैं चाहती थी कि तुम वकील से कहो कि वो बैलफ के साथ आकर मुझे वहां से आजाद कराए, मगर तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ। और अगर कल तुमसे कांटेक्ट होता भी तो कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लोग उससे पहले ही मुझे कहीं शिफ्ट कर देते। और ये जरूरी तो नहीं कि मुझे ही पता हो कि वो मुझे कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सालार ने जमाई ली। उसे नींद आ रही थी। तुम बैठ जाओ, उसने इमामा से कहा। वो अभी तक खड़ी थी। तुम अगर मुझे लाहौर नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम बस स्टैंड तक पहुंचा दो, मैं वहां से खुद लाहौर चली जाऊंगी। उसने सालार को नींद में देख कर कहा। मेरा अंदाजा है कि इस वक्त तो कोई गाड़ी लाहौर नहीं जा रही। मैं तुम्हें सुबह, इमामा ने उसकी बात काट दी। नहीं, सुबह नहीं, मैं सुबह तक यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। अगर लाहौर की गाड़ी नहीं मिली तो मैं किसी और शहर की गाड़ी में बैठ जाऊंगी, फिर वहां से लाहौर चली जाऊंगी। तुम बैठो तो सही, सालार ने उससे एक बार फिर कहा। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। सालार खुद ही अपने बेड की पायथी पर बैठ गया। लाहौर तुम कहाँ जाओगी? उसने पूछा। जलाल के पास। मगर वो तो तुमसे शादी से इनकार कर चुका है। मैं फिर भी उसके पास जाऊंगी। उसे मुझसे मोहब्बत है। वो मुझको इस तरह बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। मैं उससे और उसके घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगी। मैं जानती हूँ मेरी बात मान लेंगे, वो मेरी सूरत हाल को समझ लेंगे। मगर तुम तो मुझसे शादी कर चुके हो। इमामा चौंक कर सालार का चेहरा देखने लगी। पेपर मैरिज है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मजबूरन निकाह कर रही हूँ, शादी तो नहीं है। वो उसे पलकें झपकाए बगैर गहरी नजरों से देखता रहा। तुम जानती हो, मैं आज लाहौर गया था, जलाल के पास। इमामा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। तुमने उसे मेरी परेशानी और सूरत हाल के बारे में बताया? नहीं, सालार ने नफी में सर हिलाया। क्यों? जलाल ने शादी कर ली है, सालार ने लापरवाही से कंधे झटकते हुए कहा। वो सांस लेना भूल गई। पलकें झपकाए बगैर वो किसी बुत की तरह उसे देखने लगी। 3 दिन हो गए उसकी शादी को। कल परसों तक वो सैर तफरी के लिए नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहा है। उसने मेरी कोई बात सुनने से पहले ही मुझे ये सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। शायद वो चाहता था कि मैं अब तुम्हारे बारे में बात ना करूं। उसकी बीवी भी डॉक्टर है। सालार बातें करते करते रुक गया। मेरा ख्याल था कि उसके घर वालों ने तुम्हारे मसले की वजह से ही उसकी इस तरह अचानक शादी की है। वो एक के बाद दीगरे झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जैसे किसी खला से आवाज आई थी। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आया था, और मुझे तवक्को थी कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा, मगर ये सच है। तुम फोन करके उससे बात कर सकती हो इस बारे में। सालार ने कंधे झटकते हुए लापरवाही से कहा। इमामा को लगा वो पहली बार सही मानों में घुप अंधेरे में आग खड़ी हुई है। रोशनी की वो किरण जिसके ताक़ुब में वो इतना अरसा चलती आई है, एकदम गुल हो गई है। रास्ता तो एक तरफ, वो अपने वजूद को भी नहीं देख पा रही थी। अब तुम खुद सोच लो कि लाहौर जाकर तुम क्या करोगी।
वो तो अब तुमसे शादी कर सकता है, ना उसके घर वाले तुम्हें पनाह दे सकते हैं। बेहतर है तुम वापस चले जाओ, अभी तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चला होगा। इमामा ने कहीं बहुत दूर से सालार की आवाज़ सुनी थी। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखती रही। मुझे लाहौर छोड़ाओ, वो बड़बड़ाई। जलाल के पास जाओगी? नहीं, उसके पास नहीं जाऊंगी, मगर मैं अपने घर नहीं रह सकती। वो एकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सालार ने एक सांस लेकर उलझन भरी नजरों से उसे देखा। या फिर मुझे गेट तक छोड़ा, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम चौकीदार से कहो वो मुझे बाहर जाने दे। उसने बैग उठा लिया। तुम्हें अंदाजा है कि यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है? इतनी धुंध और सर्दी में तुम पैदल वहां तक जा सकोगी? जब और कुछ नहीं रहा मेरे पास तो धुंध और सर्दी से मुझे क्या होगा? सालार ने उसे गीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए देखा था। वो अपने हाथ की पुष्ट से अपनी आंखों को रगड़ रही थी। सालार उसके साथ कहीं जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। लाहौर तो दूर की बात थी। उसे अभी नींद आ रही थी। वो सामने खड़ी लड़की को नापसंद करता था। ठहरो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो नहीं जानता उसकी जुबान से जुमला क्यों और कैसे निकला। इमामा ने उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते देखा। वो कुछ देर बाद बाहर निकला तो शब ख्वाबी के लिबास के बजाय एक जीन्स और स्वेटर में मलबूस था। अपने बेड के साइड टेबल से उसने की चेन और घड़ी के साथ अपना वॉलेट भी उठाया। इमामा के करीब आकर उसने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। उठा लेता हूँ। उसने बैग लेकर कंधे पर डाल दिया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पोर्च में आ गए। सालार ने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था और बैग को पिछली सीट पर रख दिया। गाड़ी गेट की तरफ आते देखकर चौकीदार ने खुद ही गेट खोल दिया था, मगर उसके करीब गुजरते हुए सालार ने उसकी आंखों में उस हैरत को देख लिया था जो उसकी नज़रों में रात के उस वक्त फ्रंट सीट पर बैठी हुई इमामा को देख कर आई थी। यकीनन वो हैरान हुआ होगा कि वो लड़की इस वक्त उसके घर में कहाँ से आई थी। तुम मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दोगे? मेन रोड पर आते ही इमामा ने उससे पूछा। सालार ने एक नज़र गर्दन मोड़कर उसे देखा। नहीं, मैं तुम्हें लाहौर ले जा रहा हूँ। उसकी नज़रें सड़क पर मरकूज थी।